हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों की त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही डॉस है। और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज़ है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The one next topic is mechanism of seed germination. Friend, here is the most important topic here, mechanism of seed germination. In a seed germination, the first step is the inhibitions in the absorption of the water by seed. Then the seed swells on the seed's coated rupture. Through the ruptures, a seed coat or radicals and come out from one end of the embryonic axis, and the radicals give rise to be root system from the other end of the embryonic axis. A plumbus ignites and develops as the shoot of plant. There is the most important for the mechanism of seed germination. But other side, factor affect the seed germination. What is the factor for the seed germination? So here, seed germination required to 5 factor. Is the water, temperature, oxygen, light, and growth hormone. There is the most important factor for the germination of seed. There is a water, temperature, oxygen, and light and hormone. The first is water. The seed must be well up to the rupture in the seed coat. A rib seeds is containing a very low quantity of water. So for the swelling to their causing the rupture of seed coated supply to adequate water in a stem cell, and the biochemical reaction required for the growth and development of the seedlings is required water. The water is the most important for the plant. And second is temperature. Temperature, therefore, germination of seed is a particular temperature is required. The degree of temperature required to vary from a species to species, and both is a accelerate of chemical reaction inside. And third is a oxygen. The oxygen is the required to the breakdown to the reserve food of the seed and release energy for metabolic of growth of embryos. There is the most important for the oxygen in a plant. And light. The light is the most of the seed light not be stimuli factor for germination, but is a some case like a
lettuce and the tomato is a light is abstract to the stimuli. The last point is a hormone. The hormone is beside the above external factor. Hormone also control to germination of seed, and some role of play of hormone is a flowing. There is a most important role in a germination. Gibberellins can be induced of germination in a some case even to the complete darkness. And axillin and cytokinase as the ethylene as can be break or dominancy in a many seeds and initially of germination. And in some seeds the abscisic acid involved to germination of process. दोस्तों यहाँ पर जो है बीजों में अंकुरण, देखिए बीजों में अंकुरण का अर्थ क्या होता है। कहते हैं बीज अंकुरण से पहला पद जो है बीज द्वारा पानी का अवशोषण का अवशोषित होती है, यानी बीज अंकुरण की प्रक्रियाएं जो होती है मैकेनिज्म्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे पहला पद जो है बीज द्वारा पानी का अवशोषण करना या अवशोषित करना, तब भी बीज फूल जाता है और बीज चोल जो है फल जाता है। आपने देखा होगा अगर बीज को हम कुछ समय भिगो के रखते हैं तो उसके सीड जो होते हैं निकलने लग जाते हैं, यानी उसके जो ऊपरी जो कोट होती है वो टूट जाती है और उसमें से जो है अंदर वाला पार्ट आपको दिखने लग जाता है। तो टूटे हुए बीज चोल के द्वार जो है मूल्यकृत जो है भुनित अक्ष के सिरे से बाहर आ जाता है, यानी आप देखोगे तो बीज की जो अगर फूल जाती है तो उसमें जो है उसकी जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप जनरली प्रैक्टिकल के अपने घर में भी देख सकते हो। ठीक है, बीज लो, उसको पानी में कुछ समय के लिए भिगो दो और उसको कहीं भी रख दो, उसका क्या देखिएगा कि उसका जो कोट होता है वो टूट जाता है। कहते हैं ये मूलाकृत जड़ तर बन जाता है और भूमिनिक्स अक्ष के दूसरे सिरे से जो है प्रकुल बढ़ता हुआ अप्रवृत्त होकर पौधे का प्रभो भाग बनाता है, यानी वो धीरे धीरे ग्रोथ करके जो है उपरोही भाग बनाएगा, यानी ऊपर की तरफ जो है उसके तना विकास करेगा और नीचे की तरफ जो है जड़ विकास करेगा। तो इस प्रकार जो है मैकेनिज्म होती है पौधों में आगे बढ़ने की। आगे की बात ये आती है कि बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए दोस्तों, इस विषय में कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो है बच्चों के लिए सरदर्द बन जाता है। वो समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन है क्या, पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और किस वजह से जो है बीज प्रभावित होती है। तो आपको तो पता ही कि पहला जो होगा, कभी कोई बीज लगाते हैं तो जल की आवश्यकता तो होती है। तो पहला जल ही होगा, दूसरा तापमान होगा, तीसरा ऑक्सीजन होगा, चौथा प्रकाश होगा और पांचवा तो आपको पता है वृद्धि हार्मोन होगा। तो इसमें जो अगर जल की बात किया जाए तो जल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने बात भी किया था कि जल के वजह से ही जो होता है उसके जो ऊपरी कोट बनी होती है वो फटती है। तो यहाँ यही बात दर्शाया गया कि जल अपने बीज चोल को तोड़ कर निकलने के लिए बीज का फूल जाना आवश्यक होता है। अगर बीज नहीं फूलेगी तो उसमें से जो है उसका अंकुरण होना संभव नहीं है, इसलिए जो है बीज को फूलना ज़रूरी होता है। इसलिए जो है धरती का अगर नीचे रहती है तो नमी की वजह से जो है फूल जाती है। कुछ बीजों को जो दोस्तों होती है उसको लगाने से पहले, खेत में डालने से पहले जो होता है उसको फुलाया भी जाता है, तो ये थोड़ा सा जल्दी निकलने की प्रक्रियाओं में से आता है। कहते हैं एक पके हुए बीज में बहुत कम मात्रा में पानी होता है। ये तो आपको भी नॉलेज है, आप देखते होंगे कि कनक होती है उसको हम सुखा के जो है ड्राई करके फिर हम उसको पिसवाते हैं। ठीक है, और वही बीज को अगर धरती में लगा दो तो वो नमी सोख लेगी और नमी सोख के फिर क्या होगा, जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही साधारण है, और ये जो है प्रक्रिया आप अपने घर पे भी आजमा सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो पानी की मात्रा नहीं सोखेगा, क्योंकि सूखा हुआ होता है कोई भी बीज, तब तक जाकर वो जर्मिनेशन करने के लिए सक्षम नहीं होगा। इसलिए जो होता है बीज चोल को फूल कर फूटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जैव रासायनिक प्रक्रिया में पौधे की वृद्धि और प्रवर्धन के लिए पानी की आवश्यकता जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब दूसरी बात आता है तापमान। देखिए तापमान भी अपने जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। कहते हैं बीज के अंकुरण के लिए एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। ये तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ को ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होना ज़रूरी है, और कंडीशन नहीं मिलेगी तो शायद वो ग्रोथ नहीं करेगा। चाहे कहीं भी आप देख लो, ये जनरल बात है। ठीक है, कहते हैं विभिन्न प्रजातियों के लिए तापमान की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। तापक्रम पर ही बीज जो होती है अंदर रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करती है, यानी अगर तापमान सही रहता है तभी हार्मोन जो है रिएक्ट भी होती है। आपने देखा होगा कि अगर धान को अगर सिंपल कंडीशन में लगाया जाए ऊपर,
तो दान वो फलित नहीं होगी। अगर वही पानी में लगा दिया जाए तो वो फलेगी भी और अच्छा जो है अपना प्रभाव भी दिखाएगी। तो हर का अपना अपना एक कंडीशन होता है। उसके पश्चात है ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का अपना स्थान है, क्योंकि पौधे के लिए ऑक्सीजन भी मायने रखता है, क्योंकि हमारे लिए भी ऑक्सीजन उतना ही आवश्यकता है। कहते हैं बीज के अंदर संचरित भोजन से ऊर्जा को मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको पता है कि बीज के अंदर जो होता है काफ़ी मात्रा में इतना अमाउंट रहता है कि जो है पौधे अगर जर्मिनेशन हो तो उनको पोषण प्रदान किया जा सके। लेकिन ये तब तक जो है इनको पोषण तत्व नहीं मिलेगी जब तक पौधों में जो है सही मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध न हो, यानी बीज में जो है ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो शायद वो ग्रोथ करने में सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए जो है भ्रूण की वृद्धि और उपचार के लिए ऊर्जा की आवश्यकता मुक्त होना अत्यंत आवश्यक होता है, और इसके लिए ऑक्सीजन जो है होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके पश्चात है प्रकाश। देखिए प्रकाश जो है बहुत सारे बीजों में बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश एक आवश्यक कारक नहीं होता है, लेकिन कुछ बीजों जैसे कि सोलाई और तम्बाकू में अत्यधिक जरूरी होता है। देखिए यहाँ पर प्रकाश का भी अपना स्थान रखता है। कहते हैं कई पौधों में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कई कई पौधे जो होते हैं प्रकाश के लिए ही अनुकृत होती है, यानी प्रकाश के लिए ही वो उद्दीपित होती है। अब उसके पश्चात हमारे समक्ष है हार्मोन। देखिए हार्मोन भी जो है अपना स्थान रखता है, क्योंकि हार्मोन के बारे में हम पहले ही विषय में चर्चा कर चुके हैं। ऊपर दिए गए बाहरी कारकों से अलावा हार्मोन भी बीज के अंकुरण के लिए निमित्त करते हैं। हार्मोन द्वारा ही भूमिकाएं निभाई जाती है और इस प्रकार जो है कुछ इस घटनाओं को जो सम्मिलित की जाती है। कहते हैं कुछ घटनाओं में पुण्य अंधकार होते हुए भी जिबरेलिन बीज के अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। देखिए अंधकार होने के पश्चात भी जो जिबरेलिन नामक के हार्मोन होते हैं वो बीजों को प्रेरित करते हैं, ठीक है, कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ, जल्दी से बड़े हो जाओ। तो ये सारे कार्य जो होता है हार्मोन का ही होता है। उसके पश्चात है ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होती है या इथाइलिन होती है वो बहुत से बीजों में है सुप्ति अवस्था को तोड़ती है, यानी जो विश्राम अवस्था में गई होती है, डोमेंसी में गई होती है, उस अवस्था को तोड़ती है। यानी इसके लिए जो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एथाइलिन्स जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन होती है, जो कि डोमेंसी में गई हुई पौधे के बीजों को जगाने का काम करती है और अंकुरण के लिए प्रेरित करती है। यानी वो जगाएगी और फिर उसको प्रेरित करेगी कि आप अंकुरित हो जाओ। कुछ बीजों में जो है एसिड होती है, एसिटिक एसिड जो होती है अंकुरण और प्रक्रिया को रोकता भी है। देखिए कई जगह जो होती है आपको एसिडिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा भी था कि वो कोई भी क्रियाओं को रोक देती है, यानी वो तभी तो जो है आपको पता है कि जो फॉर्म में बड़े बड़े बीज आलू रखे जाते हैं या बीज रखे जाते हैं उसमें जो है कुछ हद तक जो है एसिडिक एसिड ही मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें अंकुरण नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संरक्षण करने का तरीका भी है, लेकिन कई जगह पर जो है नुकसानदायक भी ये सिद्ध होता है। Our next topic is photopheritism. Friend, here photopheritism means is a response due to the light exposure and duration. There is a most important topic here, photopheritism. You must have observed plant like a spinach, wheat, etc., which produce a flower in a summer, and dahlia, cosmos, etc. flower is a winter. Why is it so? This is because the flower is a summer require longer duration of the light per day than those as the flowerings and the winter. Thus, we can say that the duration of the light play an important role in the flowering of plant. And this effect of duration of light on the growth of plant is known as the photoperiodism. That is what do you mean to the photoperiodism? The periodism is this effect of duration of light on the growth of a plant known as the photoperiodism. The photoperiodism is the response in a growth and transportation, photosynthesis and reproductions. It's the flowering of plant to be specific duration of light which fall on their per day. The base of day length required for the plant of flowering. The plant are classified into the following three categories. There is a most important category. The first is a short day plant, means SDP. Short day plant. Some plant produce flowers when exposed to be light periods shorter than required daylight, and this is called a short day plant. And Christothelma, Cosmos, and Dahlia, soybean, and short day plant.
And there the long day plant is a LDP, means they produce flower when to expose to light period longer than a fixed day length. Is a gulmohar, radish, spinach or long day plant. And third is day natural plant. There is a day natural plant mean D and P. In these plants, a flowering in the not affected by the length of light period. There is a produced flower in almost all photo periods. There are cucumbers, tomato, and sunflower are day natural plant. The example is the most important here, and that there is a flowering is the best known the example of photoperiodism. Maybe other plant is a process are also controlled by duration of light. But demancy is the bulbs is the formation in an onion, and tumber is the formation of the potato are affected by the period of light. That is the most important here. दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है प्रकाश कालिता। देखिए ये जो है फोटो पीरियडलिज्म कहलाता है, और आपको पता है कि ये एग्ज़ाम भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एग्जामिनर जो होता है इस क्वेश्चन को छोड़ता कभी नहीं है, ठीक है। प्रकाश कालिता होती है या फोटो पीरियडलिज्म है, कई क्वेश्चन को आप उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन कई रूप में रहता है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना कि आखिर ये होता क्या है। लेकिन आपको पता है कि जिस प्रकार प्रकाश कालिता इंपॉर्टेंट होती है पौधों में, उसी प्रकार जो त्रिपाण सेंटर के लिए आपकी आवश्यकता है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है आगे बढ़ना चाहता है, तो उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, और ये माध्यम आप बन सकते हो। तो आपने क्या करना है, इसको जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कोई किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की जो है इच्छाएँ और दिल की भावनाओं को देखा जाता है। चाहे अगर मान लो किसी व्यक्ति के विचारों से अवगत होना चाहते हो तो उसके विचारों को देखिए कि उसका विचार क्या है और समझाने का तरीका क्या है, कि ठीक है। कुछ जगह जो होती है क्योंकि साइंस है इसलिए वर्डिंग की जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, तो इन बातों को आपने नज़रअंदाज करना है कि प्रोनाउंसिएशन क्या रहती है, और आप भी जो है वर्डिंग दिख रहा होता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन करके आप सही उच्चारण भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ वर्ड जो होते हैं किसी व्यक्ति के लिए बोलना संभव नहीं है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाया भी जाता है तो आप देखोगे कि उनका उच्चारण करने का तरीका अपना होता है। क्यों? क्योंकि उनको या तो वो पढ़ाने का तरीका ही उनका अलग होता है, और कई बच्चों को समझ भी नहीं आता है, ठीक है। कई बच्चे तो अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कारण क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं 10वीं क्लास में हिंदी मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, और जैसे उनको साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में आता है उनको कई शब्दों से जो है उनको समझ ही नहीं आता है। तो ये बात बच्चों में जनरली देखी गई है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है, डायरेक्ट जो होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उनको आगे बढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनको तो चलिए सभी शब्दों का जो है सही सही ज्ञान होता है और सही उच्चारण भी पता होता है, लेकिन सडनली जो है हिंदी से के बाद वो इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उन बच्चों को ही तलाश में हूँ, क्योंकि उनको ही मुझे आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है उनका। क्योंकि कहते हैं ना, वो संघर्ष करना जानते हैं, वो मेहनत करना जानते हैं, वो हर तरह से अपना आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये बच्चे जो है आगे फ्यूचर में जो है बहुत अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और हमारे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर कंडीशन को झेल रखे होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे तक उसी तरह से पहुँचा जा सकता है। ये आपको समझना है कि उन बच्चे तक हमें पहुँचना है, तो इसका माध्यम आपको बनना है, और ये बच्चे आपके थ्रू ही मुझे प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है और उन बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं उनको अच्छे से इनको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा के जो है उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना चाहता हूं। और मैं दिखाना चाहता हूं कि ये बच्चे को, जिनको जो है बड़े बच्चे कमज़ोर समझ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको कमज़ोर समझ रखे हैं, जो हिंदी वाले जो जाते हैं 11वीं क्लास में या 12वीं में जाते हैं तो उनको कमज़ोर समझ रखे हैं, वो एक्चुअली में कमज़ोर नहीं है। वो आगे अगर बढ़ेंगे तो देखना एक जो है विशाल रूप धारण करके बढ़ेंगे, और इनकी समझ इतनी अच्छी होगी कि आगे चल के अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे और अच्छे साइंटिस्ट भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी उसको ज्ञान प्राप्त कर रखे हैं और इंग्लिश में भी उनको अच्छे से समझ है। तो इस बात को आपने ध्यान देना है, ठीक है, और एक टॉपिक को अच्छे तरह से समझने की कोशिश करना है। कहते हैं कई बात जो होती है इंग्लिश में हमें समझ नहीं आती है, लेकिन हिंदी में जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाती है। तो आपने क्या करना है, उन बच्चों तक पहुंचने में त्रिपाण एसएससी सेंटर का हेल्प करना है। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई तकलीफ लेनी है, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इस लिंक को पेस्ट करनी है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, सिर्फ इसको पेस्ट करके रख देना है। तो
तो यही बात यहाँ प्रकाश कलिता के विषय में हम जानना चाहते हैं कि प्रकाश कलिता क्या होती है। देखिए फोटो पीरियडिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है पौधों में, क्योंकि जैसे नाम से ही पता लग रहा है प्रकाश कलिता यानी फोटो पीरियडिज्म यानी प्रकाश के लिए अनुकूलित होना। यानी पहले आपने देखा होगा कि पालक हो, गेहूं आदि जैसे पौधों में जो है पुष्प गर्मियों में निकलते हैं और डेलिया और कसमस आदि में फूल जो है सर्दियों में निकलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये अलग अलग समय में ही फूल अपना क्यों देते हैं? क्योंकि पौधे जिनमें पुष्प गर्मियों में निकलते हैं उनके प्रतिदिन अधिक लंबे काल तक प्रकाश की ज़रूरत होती है। देखिए जो गर्मियों में निकलते हैं फूल उनको प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है, बजाय उनके सर्दियों में खिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश का समय काल पौधे में पुष्पन की क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधे की वृद्धि में प्रकाश का प्रभाव प्रकाश कलिता कहलाती है। यानी आप समझ सकते हो बहुत ही सब सिंपल लैंग्वेज में कि प्रकाश का समकाल पौधों में पुष्पन की क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधे की वृद्धि पर देखिए पौधे के वृद्धि पर प्रकाश के प्रभाव को प्रकाश कलिता कहते हैं। समझ में आ गया कि पौधे की वृद्धि पर प्रकाश का जो प्रभाव पड़ता है उसी को ही प्रकाश कलिता कहलाता है, यानी उसको ही हम फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। ठीक है, पौधे की वृद्धि पर प्रकाश का प्रभाव, सिंपल वर्ड। कहते हैं प्रकाश कलिता प्रतिदिन पौधों में पड़ने वाले प्रकाश की अवधि के प्रति पौधों के जो है पुष्पन तथा वृद्धि को प्रतिक्रियाओं को प्रकाश कलिता कहते हैं। यानी पौधे जो वृद्धि करते हैं उसमें पुष्प खिलते हैं, इसको भी प्रकाश कलिता के नाम से ही जाना जाता है। पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों को जो है 3 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है। तो पहला श्रेणी क्या है देखते हैं। पहला श्रेणी तो आपके समक्ष है कि ये है शॉर्ट डे प्लांट यानी SDPS, यानी अल्प जो है प्रदीपकाली पौधे, यानी जिनको प्रकाश की मात्रा बहुत कम आवश्यकता होती है, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स। दिन के नियमित प्रकाश की अपेक्षा कम समय तक प्रकाश देने पर कुछ पौधे पुष्प उत्पन्न कर देते हैं, उनको हम अल्प जो है दीर्घकाली पौधे कहते हैं, यानी हमको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो कनासोरमस, ठीक है, जो कासमास, डेलिया, सोयाबीन, ये सारे पौधे जो होते हैं अल्प दीर्घकालीन पौधे होते हैं जो कम ही प्रकाश में जो है ये खिल जाते हैं, तो इसे हम अल्प दीर्घकालिक पौधे कहते हैं, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स। दूसरा जो होता है दीर्घ प्रतिकालिक पौधे यानी लॉन्ग डे प्लांट्स, इसको LDPS से भी हम नाम जानते हैं। ये पौधे तब पुष्प उत्पन्न करते हैं जब दिन के नियमित प्रकाश की अपेक्षा उन्हें अधिक प्रकाश दिया जाता है, यानी दोपहर के समय जब अधिक प्रकाश मिलती है तब जाके ये उद्दीपित होती है, यानी ये खिलती है। ठीक है, जैसे गुलमोहर हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, ये सारे दीर्घ प्रदीपकाली पौधे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग डे प्लांट क्या होती है, शॉर्ट डे प्लांट क्या होती है। शॉर्ट में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है और लॉन्ग में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन एक और होती है जिसको हम दिवस निरपेक्ष पौधे कहते हैं, यानी डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, DNPS के नाम जाना जाता है। कहते हैं इन पौधों में पुष्पन पर दिन के नियमित प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यानी दिन का प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे प्रकाश उच्च हो चाहे निम्न हो। और इसका अर्थ यह है कि ये सभी प्रकाश कालों में फूल उत्पन्न करते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, सूरजमुखी, ये सब दिवसीय निरपेक्ष पौधे होते हैं। तो इस बात को आप समझ गए हो भली भांति। कहते हैं यदि पुष्पन प्रकाश कलिता का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। बहुत सी अन्य पादप क्रियाएं भी प्रकाश द्वारा ही नियंत्रित होती है, चाहे वो मुकुलन हो, स्मिस्ता हो, या प्याज में शकरकंद का निर्माण हो, आलू का कंद निर्माण हो, इत्यादि प्रकाश काल द्वारा ही सब प्रभावित होते हैं। तो ये कहते हैं प्रकाश का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। The next topic is role of fluorescence and photochromo. There is a role of the fluorescence and photochromes in the flowering. After the discovery effect of the light on the flowering, the scientists try to find out of the hormone responsible for the flowering in a plant. It is a hypothesis that is a plant is a hormone called to the fluorescence. Thus, the fluorescence is called there is a hormone that is responsible for the initiation of the flowering of plant. Fluorescence is the theoretically is a flowering stimulus of synthesis in the leaves under favorable photoperiods and which is a magnet to the shoot apex where a flowering occur. Have you ever thought how to plant come to know about their presence or absence? There is the most important word here, the presence and absence of the light in its environment. It is due to presence of the particular types of pigment in a plant. It's called to photochromes.
There are photochromes. Phytochromes is there. It is also known as a light absorbing pigment. And it is make to the plant as sensitive to light and participate in the seed germination and the flowering. This pigment occur two different form. Here PR and other is a PFR. There is a PR of the absorb the red light and PFR absorb the far red light. So the ray and the invisible. And there the both of this form of interconvertibles their FR from absorbed to red light and the get converted into the PFR from and there a FPR there is absorbed the for red light and get converted into the PR form. There is a show in this diagram there is an internal conversion of the photochromes into the PR and PFR. There is a PR is a red light and the other side for red of lighting is a reversing PFR. There is a most important example here. तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुष्पन में जो फ्लोरीन और जो है साइटोक्रोम यानी फाइटोक्रोम का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, आपको जानना भी जरूरी है कि पुष्पन में जो फ्लोरीजन और जो फाइटोक्रोम्स की क्या भूमिका रहती है। कहते हैं पुष्पन पर प्रकाश के प्रभाव को जो खोज के बाद वैज्ञानिक ने पुष्पन के लिए हार्मोन की भूमिका के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे। ऐसा कल्पना की गई कि पादप हार्मोन जिसे हम फ्लोरिजन कहते हैं पौधों में पुष्पन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लावरिंग होती है पुष्पन के लिए जो है जिम्मेदार है, तो ये हार्मोन है फ्लोरिजन नाम के हार्मोन जिम्मेदार है। कहते हैं फ्लोरिजन एक पुष्पन उद्दीपक है जो है अनुक्रिया प्रकाश काल में पत्तियों में संश्लेषित होती है और जो प्रवेश शीर्ष से होकर यानी शॉर्ट स्पेस रूट्स के होते हुए उस जगह पर चली जाती है जहाँ पुष्पन होना होता है, यानी जहाँ पुष्पन होना होता है वहाँ पहुँच के अपना कार्य जो है ये संपन्न करती है। कहते हैं कभी आपने सोचा है कि पौधे अपने वातावरण पर प्रकाश की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के बारे में कैसे जान पाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पौधे होते हैं वातावरण प्रकाश की जो उपस्थिति होती है या अनुपस्थिति होती है कैसे जान पाते हैं। यह जानकारी पौधों के एक विशेष प्रकार के वर्णक जिसे हम फाइटोक्रोम कहते हैं उसके द्वारा प्राप्त होती है। यानी देखिए प्रकाश कहाँ उपस्थित है कहाँ अनुपस्थित है ये पौधों को कौन बताती है, याद रखना दोस्तों, कौन बताती है? फाइटोक्रोम बताती है कि कहाँ प्रकाश है कहाँ प्रकाश नहीं है। ये कार्य फाइटोक्रोम्स की होती है, उसके द्वारा प्राप्त करते हैं और इसी प्रकाश अवशोषक वर्णक के रूप में भी इसको हम जानते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो ये पौधों को प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनाता है। यानी ये जो होता है दोस्तों प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है क्योंकि फोटोक्रोम जो होती है वो बताती है कहाँ लाइट है कहाँ नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है। ठीक है, फाइटोक्रोम बीज अंकुरण और पुष्पन में भाग लेता है। देखिए दोनों काम में लेता है। आप कहिएगा फाइटोक्रोम कितना इंपॉर्टेंट कार्य करता है कि बीज अंकुरण और पुष्पन में भी भाग लेता है, पुष्प खिलने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और अंकुरण के समय भी ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं इस वर्णक के दो अलग अलग प्रकार होते हैं, PR अथवा PFR या R लाल प्रकाश के लिए अवशोषित करता है जबकि PFR फर रेड प्रकाश यानी ऐसी किरणें जो अदृश्य होती है को अवशोषित करता है। ये दोनों प्रकार एक दूसरे से में अंत परिवर्तित करती है यानी आपस में ये जो एक्सचेंज करती है एक दूसरे के साथ। यहाँ PR जो होती है प्रकाश जो होती है लाल प्रकाश को अवशोषित करती है। याद रखना दोस्तों PR जो होती है लाल प्रकाश को क्या करती है अवशोषित करता है अब्जॉर्ब करती है और उसे जो है PFR फॉर्म में परिवर्तित कर देती है। यानी ये जो होती है यही चीज़ PFR में जो है परिवर्तित कर देती है और ये PFR प्रकार के जो है फर रेड प्रकाश को अवशोषित करती है और इस तरह जो है PR में परिवर्तित कर देती है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है एक रेखा द्वारा भी समझाया जा सकता है कि रिवर्सल प्रोसेसिंग है। ठीक है, रिवर्सल प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि PR जो है लाल प्रकाश के साथ उद्दीपित किया है तो PFR में कन्वर्ट किया है, लेकिन PFR जो है दोबारा से जो है फर लाल प्रकाश को क्या करेगा दोबारा ही PR में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार जो है इसकी क्रियाएँ होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज vernalization. Vernalization means vernalization is the application of the low temperature. The vernalization is the application of low temperature. You have already learned the temperature effect to the growth and development of plants. For the flowering, some plants are particular temperature is required. A study showed that is the temperature reduced to the particle point, then the flowering occurred at
in earlier stage. For example, by the applying the temperature of ranging between 1 to 10 Celsius to a content to the variety of wheats, rice, and cotton, growth of seedlings are accelerated and flowering to the occur earlier. This method of inducing the earlier flowering in plant at a low temperature is called vernalization. Friend, what is the vernalization is here? This method of induced earlier flowering in a plant at a low temperature is called vernalization. Vernalization is the fact here. The vernalization is the process of accelerated the process of flowering by they are subjected to exposed to the plant to the low temperature. There is a application of the low temperature here. Here is a practical utility of the vernalization here. The vernalization has some practical application for like a plant was a life cycle is completed in the 2 season. Is a biennials can be produce a flower in one season if their seeds are pre-treated is a low temperature, and crop can be grown and the harvested earlier. Is a biennials can be returned into the annual. यहाँ पर टॉपिक जो हमारा अगला दोस्तों है बसंतीकरण। देखिए बसंतीकरण नाम से ही भी बहुत अच्छा लग रहा है। बसंतीकरण यानी वर्लाइजेशन, ठीक है। बसंतीकरण का अर्थ होता है वर्लाइजेशन। हम जान चुके हैं कि पौधे की वृद्धि एवं प्रवर्धन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ये आपको भी पता है कि तापमान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है, ठीक है, पौधों के लिए। पुष्पन के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना अगर वो टेम्परेचर अगर नहीं मिलेगा तो पौधों में जो है पुष्प नहीं खिलेगी, ठीक है। तो ये सारे अध्ययन जो है यदि तापमान में कमी जो है विशेष बिंदु तक की जाए तो पुष्पन जल्दी हो सकता है। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख लो, अगर तक टेम्परेचर कम कर दो, देखो कभी किसी व्यक्ति को कि गमले को जो है समय के अनुसार कभी बाहर रखते हैं कभी अंदर रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्रकाश के लिए उनके लिए कन्वर्ट करने के लिए और जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं चीज़ों के लिए दर्शाया गया है। अगर उदाहरण के लिए देखें तो गेहूँ, चावल और कपास कुछ किस्में जो होती है 1 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के बीच तापमान पौधों की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें जल्दी पुष्पन हो सकता है। देखिए आपने देखा होगा, सिंपल है, अगर आपने ना देखा हो तो आपने गेहूँ और चावल को तो देखा ही होगा ना। आपको पता है चावल जो होती है पानी के कुछ अमाउंट में रहते हुए ही वृद्धि करती है और उसमें सारे प्रक्रिया होती है। और गेहूं जो होती है सूखे में की जाती है, जैसे सर्दी के टाइम ही इसको बोई जाती है और इसको गर्मी के टाइम काटी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि चावल जो होती है पानी के अंदर ही इसको ग्रोथिंग होती है, यानी इसमें जो होती है तापमान का प्रभाव बिल्कुल ही पड़ता है। कहते हैं यह विधि जो कम तापमान पर जल्दी पुष्पन के लिए प्रेरित करता है उसी को हम बसंतीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल लैंग्वेज कितना ईजी है कि जो पुष्पन को, ठीक है, कम तापमान पर जल्दी पुष्पन के लिए प्रेरित करता है उसे को हम बसंतीकरण या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज है, कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं जिसको आपको समझना कठिन है। आप याद कर सकते हो कि जो फर्टिलाइजेशन होती क्या है, तो आप जनरल सी बात कहोगे कि कम तापमान पर जल्दी पुष्पन के वृद्धि के लिए प्रेरित करती है, उसे ही हम बसंतीकरण कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बस देखिए एक फैक्ट होता है कि बसंतीकरण वो प्रक्रिया है जो पौधे कम तापमान पर रखे उन्हें पुष्पन के लिए प्रेरित करती है। यानी ये बात जो है पीएम टीम के लिए भी बन जाता है कि ऐसा क्या कौन सा है क्रिया है जिसके कारण जो है पौधों में जो है पुष्पन के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसको बसंतीकरण ही कह सकते हो, ठीक है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप सोच सकते हो और जो एग्जामिनर सोच सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रखती है। अब कहते हैं कि यहाँ पर बसंतीकरण होती है, इसका उपयोग कहाँ है। देखिए बसंतीकरण की व्यवहारिक उपयोगिता कहाँ पर होती है। कहते हैं वैसे कि जो व्यवहारिक उपयोग होता है यहाँ अनुप्रयोग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि डिसएडवांटेज है, इसका मतलब एडवांटेज है, ठीक है। अनुपयोग भी कहते हैं हम इसको। तो ऐसे पौधे जो अपना जीवन काल 2 वर्ष या 2 मासों में द्विवर्षीय पूरा करते हैं, यदि उनके बीजों को कम तापमान पर उपचारित किया जाए तो एक ही मौसम में फूल उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए ये प्रकृति के खिलाफ हो जाती है कि हम क्या करें, उसको उपचारित करें, तापमान कम कर दें, तो ये क्या होगा, एक ही मौसम में फूल उत्पन्न कर देंगे। तो ये तो प्रकृति के खिलाफ होता है। देखिए कहते हैं 2 मौसमों में अपना करता है पूरा क्रिया, लेकिन हम अगर चाहे तो उसको जल्दी भी करवा सकते हैं, ठीक है। वसंतीकरण द्वारा जो है फसलों को जल्दी बोया और काटा जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि द्विवर्षीय पौधों को 1 वर्षीय में वार्षिक में बदला जा सकता है। देखिए बसंतीकरण के बजाय फर्टिलाइजेशन के कारण क्या होगा कि जो पौधे 2 साल में अपना क्रिया कंप्लीट करते हैं उनमें जल्दी ही पुष्प देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और इससे जो है हम
उसका उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ये विधि जो है मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो है हमारे जीवन के लिए भी और पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर वसंतीकरण कहते हैं फर्टिलाइजेशन किया जाता है और वो समय से पहले पुष्प दे देते हैं, तो वही तो बात हो गई कि जैसे आप लोगों को परेशानी होती है, बिन मौसम बरसात हो जाती है। कहते हैं मौसम के रिगार्डिंग कभी बरसात नहीं हो रही, हमारा टेम्परेचर बिगड़ता चला जा रहा है, तो उसमें भी अगर हम पौधों में भी टेम्परेचर बिगाड़ेंगे और उनको पहले ही समय से पहले ही जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो हो सकता है कि इसके लिए आगे चल के ये अपने कई चीज़ों को खो दे, यानी कई जो है प्रोटीन विटामिनों को जो है ये खो दे, और ये हमारे लिए जो है कदाचित उचित न रहे। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।